सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच। मैं हूं आमना खटाना। जिस तरह से हम देख रहे हैं इंतखाबात का मौसम है, जल्द से जुलूस हो रहे हैं और इस सारी सूरत हाल में सियासी बयानात का सिलसिला भी जारी है। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान सियासी चपकलिश अब बाकायदा एक महाज आराई की सूरत इख्तियार कर चुकी है। वैसे तो दोनों ही जमातें हम माजी में भी खासी करीब नहीं रही, लेकिन जिस तरह से 16 माह की इत्तेहादी हुकूमत में दोनों ने एक दूसरे का साथ दिया, एक दूसरे के इक़दामात और नज़रियात को सराहा था, इससे ज़ाहिर तो यही हो रहा था कि आइंदा इंतखाबात में भी दोनों जमातें किसी न किसी पॉइंट पर जोड़ तोड़ कर ही लेंगी। लेकिन चंद रोज़ कबल साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने नून लीग के साथ चलने से इनकार किया और फिर हाल ही में बिलावल ने भी दो टोक अंदाज में इत्तेहाद ना करने का इंदिया दे दिया है। उन्होंने क्या कहा, ये आपको सुनाते हैं। पहले तो ये सख्ती पहले पीपल्स पार्टी की जानिब से अपनाई गई थी। मुस्लिम लीग नून गुरेज़ा थी किसी भी किस्म की सियासी इस हवाले से बयान देने से या रिएक्शन देने से, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि अब मुस्लिम लीग नून की जानिब से भी सियासी बयानबाजी का सिलसिला चल निकला है। तो इस सूरत हाल पे हम देखते हैं कि आखिर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान शदीद इख्तलाफात की वजह क्या है, ये हमारा आज का सवाल पैनलिस्ट के आगे रखूँगी। हमारे साथ आज नज़ीर लगारी साहब कराची स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में एहतशामुल हक साहब हमारे साथ मौजूद है, डॉक्टर फ़िज़ा हमें वहाँ से ज्वाइन कर रही हैं, ज़ाहिर शाह शराजी साहब हमारे साथ आज देख रहे हैं कि हमारे साथ पेशावर स्टूडियो से मौजूद है। तो इस तरह से हमारे पैनलिस्ट, और सबसे पहले ये सवाल लेके मैं नज़ीर लगारी साहब की जानिब बढ़ूंगी। लगारी साहब, ये बयानबाजी सिर्फ इलेक्शंस की हद तक है या आप समझ रहे हैं कि वाकई इस बार बात सीरियस हो चुकी है? अच्छा, मेरे ख्याल में ये तासुर ये दिया जा रहा है मुख्तलिफ हलकों की तरफ से, भाई ये आर्जी लड़ाई है और ये इलेक्शन से पहले का माहौल है और इलेक्शन से पहले वो एक दूसरे का जो है वो इस तरह सख्त बयानबाजी करके अपने अपने वोट बैंक को स्टैंड बाय करना चाहते हैं और उसको खड़ा करना चाहते हैं। मेरा ख्याल ऐसा नहीं है। मेरा ख्याल ये है कि दोनों पार्टियां नज़रियाती तौर पर, फ़िक्री तौर पर और तारीख़ी तौर पर एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं और एक दूसरे से बिल्कुल मुतज़ाद हैं और मुतफर्रिक हैं और अलग अलग हैं और उनकी पोजीशन एक नहीं है। और जो पिछली बार भी ऐसा हुआ था, ये आपके सामने की बात है, 2022 में 2021-22 में जो है पीडीएम टूट चुका था और पीपल्स पार्टी और एएनपी निकल आए थे वहाँ से। और उसके बाद जब ये मामला आया था इसका कि भाई अब वो इस्तीफे दिए जाएं और सारे के सारे पीपल्स पार्टी नहीं मान रही थी। वो कह रही थी कि जनाब आप इस्तीफे देकर आप पार्लियामेंट को जो है उसकी हैसियत को आप कमतर करना चाहते हैं, पार्लियामेंट से इस्तीफे देने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये बज़िद थे कि इस्तीफे दिए जाएँ। फिर बाद में हालात ऐसा पैदा हुए कि तारीक़ अदम एतमाद आई और वज़ारत उज़्मा भी उसी पार्टी को गई जो चाहती थी कि सारे इस्तीफे देकर चले जाएँ। तो उनमें भी, बल्कि इसके इनिशिएट तो मौलाना फजलुर रहमान ने किया था कि भाई असम्बलियाँ छोड़ दें और वापस आ जाएँ। उनके साहबजादे भी मिनिस्टर बने थे जी। तो पीपल्स पार्टी तो पहले से चाहती थी कि इस सिस्टम को चलना चाहिए और पार्लियामेंट को चलना चाहिए और इख्तलाफ थे। लेकिन इस बार उनके इख्तलाफ जो हैं वो वाकई हैं, हकीकी हैं और यकीनी हैं और दोनों एक दूसरे के मद्दे मुकाबल हैं और दोनों अपने अपने पूरा जोर लगा रहे हैं कि एक दूसरे को शिकस्त देकर मैदान में आए। ठीक है एहतशाम साहब, इसका मतलब है इसके बाद इलेक्शंस के बाद ये इत्तेहाद नहीं होने जा रहा? देखिए, मैं लगारी साहब हमसे बहुत ज़्यादा जानते हैं और उनको मेरा ख्याल है जिस तरह चीज़ों को पता है। मैं थोड़ा सा इख्तलाफ करूँगा। मुझे यूँ लग रहा है इस स्टेज पे जो कुछ हो रहा है, ये लग रहा है कि ऑप्टिक्स है, दिखाने के लिए कुछ है, करने के लिए कुछ है। एक चीज़ तो बिल्कुल आमना तय है ना कि ये दो बड़ी पार्टियाँ मैदान में, पीटीआई अपरेंटली नहीं लग रहा मैदान में, तो लिहाजा ये दोनों पार्टियाँ चाहे जो मर्ज़ी कर लें, ये दोनों जो है ना, आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि ये इक़्तिदार में अकेले नहीं आ सकती। लिहाजा ये जो कहा जा रहा है ना कि एक हाइब्रिड कंट्रोल जमहूरी निज़ाम होगा, पीडीएम प्लस प्लस लेड बाई नून, मुझे लगता है ये बिल्कुल उस तरफ जा रहे हैं। हाँ, एक चीज़ है कि पीपल्स पार्टी ने बड़े खूबसूरत तरीके से ना, ख़ास तौर पे बिलावल भुट्टो ने जिस तरह डिस्टेंस किया है ना, और एक जिसको कहना चाहिए मुश्किल में डाल दिया पीएमएलएन को। 16 माह रहे हैं लेकिन सारा मलबा उन पर डाल दिया है। वो कहते हैं जी आपके पास तो सारी अहम वजारतें थी, फाइनेंस आपके पास थी, इंडस्ट्री, डिफेंस, कॉमर्स, हमें तो जो 2 मासूम वजारतें दी हुई थी, एक क्लाइमेट चेंज लेड बाई शायरी रहमान और दूसरी फॉरेन मिनिस्ट्री जो थी उनकी। वो कहते हैं सारे फैसले तो आप करते थे,
अब देखें कि अब जिस अंदाज से तनकीद कर रहे हैं बिलावल, वो आमना कह रहे हैं कि बड़े बड़े फैसलों में आप हमें शरीक ही नहीं करते थे, जबकि वो कंट्रडिक्ट कर रहे हैं कि नहीं आप हर जगह मौजूद होते थे। मेरा अपना ख्याल है एक तीर से दो शिकार कर रहे हैं बिलावल। वो चाहते हैं पीटीआई का वोटर भी अट्रैक्ट करने, और जो डिस्कंटल एलिमेंट हो सकता है पीएमएलएन में, जो ये समझता है कि जी बड़ी पार्टी थी, जिम्मेदारी इनकी है, जिस अंदाज से महंगाई हुई, गुरबत में इजाफा हुआ, जॉब क्रिएशन नहीं हो पाई और बेताशा मसाइल मुश्किलात हुए, वो उससे अपने आप को बचाना चाहते हैं। वो बार बार यही कह रहे हैं कि जी बड़ी पार्टी आपसे, लिहाजा जिम्मा आपके ही है। लेकिन मेरा अपना ख्याल है ये अल्टीमेटली इकट्ठे होंगे और यही दोनों पार्टियां और कुछ और पार्टियां मिलकर एक बनाया जाएगा सारा एक सिलसिला। दूसरी बात एक आखिरी कर दूं कि अगर नवाज शरीफ साहब अच्छी बुक में है तो जरदारी साहब भी एस्टैब्लिशमेंट की कोई इतनी बुरी बुक में नहीं है, अच्छी बुक में है। इंटरेस्टिंग। फिजा, अब आप भी समझती है कि वही रवायती बयानबाजी है, इत्तेहाद फिर हो जाएगा एक बार फिर इलेक्शंस के बाद, जैसे पहले होता रहा माजी में? अच्छा, एक बात आप समझिए कि दुनिया भर में जो सियासी जमातें हैं वो नज़रियात पर चलती हैं कि किस पार्टी का क्या नज़रिया है, वो इक़्तिदार में आएगी तो क्या सोच रखती है, उस पर कितना अमल दरामद करेगी आने के बाद। हमारे यहाँ जो नज़रिया सबसे ज़्यादा बिकता है, या आप कह लें कि काबिल अमल है, जिस पर अमल दरामद होता है, हॉट फेवरेट कह लें, जिस पर अमल करना शायद ज़्यादा आसान होता है, वो है जी नज़रिया ज़रूरत। अब नज़रिया ज़रूरत बड़ी इंटरेस्टिंग सा नज़रिया है कि जो नज़रिया ज़रूरत हालात के मुताबिक जो तकाजा करता है ये आपको उसी तरफ ले चलता है, उसी सड़क पर ले चलता है। अभी हालात का तकाजा ये है, अभी कुछ महीने पहले हम देख रहे थे 16 महीने हालात या नज़रिया ज़रूरत ये तकाजा कर रहा था कि पार्लियामेंट में ये पार्टियां जो किसी की शक्लें तक देखना नहीं चाहती थी, किसी ने किसी को सड़कों पर घसीटना था, किसी ने किसी से हिसाब लेना था, किसी ने किसी के साथ जन्नत में भी नहीं जाना था, इकट्ठे नहीं बैठना था, लेकिन नज़रिया ज़रूरत ने तकाजा किया तो पार्लियामेंट में इकट्ठे बैठ गए। अब नज़रिया ज़रूरत तकाजा ये करता है कि दूसरे पर तनकीद करें क्योंकि आपने वोट लेना है। अच्छा, दूसरा पॉइंट अब ये भी जहन में रखें कि हर पार्टी का सबसे ज़्यादा फोकस है पंजाब, क्योंकि पंजाब में जितना आप वोटर को अट्रैक्ट करेंगे, जितना वोट बैंक आपका मजबूत होगा, सेंटर में मरकज में हुकूमत बनने के काम आएगा। इस टाइम पर पंजाब में नून लीग का वोट बैंक बहरहाल मजबूत है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि पीपल्स पार्टी की पंजाब में वो पोजीशन नहीं है। बिलावल साहब पंजाब से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, लाहौर से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, तो उन्होंने अपने कॉम्पिटिटर यानी नून लीग को हदफे तनकीद नहीं बनाना, तो फिर किसको बनाना है? और आप ये भी जरा गौर कीजिएगा कि पीटीआई के जो वहां पे सपोर्टर हैं, ये वोटर हैं, बिलावल साहब उनसे भी हमदर्दियां समेट रहे हैं। बिलावल साहब की गुफ्तगू में आपने कभी पीटीआई पे खुलकर तनकीद सुनी हो इस इलेक्शन कैंपेन में? चले खुलकर तनकीद नहीं करते तो जहां पर जवाब देना होता है, यहाँ पे तनकीद करनी होती है, वहां पे खामोशी इख्तियार कर लेते हैं। तो बिलावल साहब की जानिब से स्मार्ट मूव है, स्मार्ट मूव के माहिर हैं जरदारी साहब। तो आप ये ना भूलें कि जरदारी साहब, बिलावल साहब जो बोलते हैं, जो स्पीच करते हैं, जो तनकीद करते हैं, जो भी नजरिया लेकर चलते हैं, जिस पर तनकीद करनी, जहाँ पे हाथ हल्का रखना है, कहाँ खामोशी रखनी है, उसमें पीछे दिमाग जरदारी साहब का ही होता है। तो उनके दिमाग को बिलावल साहब ये बार बार कह रहे हैं ना कि इस इलेक्शंस में हम हैं या फिर शेर हैं, क्योंकि इसीलिए शायद वो पीटीआई पे हथौला रख रहे हैं। ज़ाहिर शाह शराजी साहब, आप क्या देख रहे हैं, किस तरह से ये जो बयानात हो रहे हैं, ये सिर्फ बयानात की हद तक है, ये वाकई इस बार जो है मामला गर्म हो चुका है, अब ये हाथ मिलाने वाले नहीं? देखिए, जरदारी साहब अकेले हैं लेकिन वो हमेशा सब पे भारी होते हैं, और मेरे ख्याल में टैक्टिक्स दो मेरे जहन के अंदर है, बिलावल और जरदारी साहब की। एक तो देखिए एमक्यूएम के फैक्टर को हम नज़र में नहीं रख रहे, और मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी ये शोर करना चाहती है कि वो सिंध की हुकूमत बनाएगी, लेकिन अगर मियाँ साहब एमक्यूएम को कुछ ज़्यादा मराहत देने के लिए तैयार होते हैं और एमक्यूएम की सीटें निकालती है, तो मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी के लिए बहुत बड़ा मसला होगा। तो एक तो मेरे ख्याल में शायद वो जिमिक्स भी जरदारी साहब और पीपल्स पार्टी खेल रही है कि मियाँ साहब को प्रेशराइज रखे। एक दूसरा मेरे ख्याल में नज़रिया ज़रूरत और पाकिस्तान की सियासी जमातों का सिर्फ एक नज़रिया है कि वो हुकूमत में हमेशा कैसे रहेंगे, और उसके लिए वो किसी हद तक जा सकते हैं, वो किसी से इत्तेहाद भी कर सकते हैं, किसी के साथ हाथ भी मिला सकते हैं। बेशक इनके पार्टी मैनिफेस्टो जो नजरियाती तौर पे अपने वोटर्स को कोई भुट्टो साहब के नाम पर, कोई मियाँ साहब के नाम पर जो है वो ज़रूर अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन इस वक्त मेरे सामने दोनों जमातों के एक और मेरे ख्याल से एक सूरत हाल को देखना होगा, वो है जो तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवार हैं, क्योंकि देखिए एक प्लान सी या बी उनके पास भी है, आगे शायद हम डिस्कस भी करें, लेकिन अगर वाकई तहरीक इंसाफ के लोग इतनी आज़ाद हैसियत से इलेक्शन जीतते हैं, चाहे जितने भी होंगे, और वो किसी भी पार्टी में आफ्टर द इलेक्शन विद इन 3 डेज शामिल हो सकते हैं, और अगर जमात इस्लामी के ऊपर भी नज़र है लोगों की कि शायद वो किसी तरीके से तमाम आज़ाद उम्मीदवार जमात इस्लामी में शामिल होंगे, कुछ मेरे ज़राए कहते हैं कि शायद अंडर द आर्म आपस में उनकी बातचीत भी चल रही है, तस्दीक नहीं हो सकी दोनों जानिब से, लेकिन शायद एक ही ऑप्शन भी हो सकती है। तो देखिए, 2 पार्टी सिस्टम जो पाकिस्तान के अंदर था, पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन वो बारियां लेते रहे, और जाहिर बात है कि अगर तीसरी पार्टी जो कि तहरीक इंसाफ की शक्ल में इस वक्त इलेक्शन से ऑलमोस्ट आउट है,
टेक्निकली अगर उसके आज़ाद उम्मीदवार जीते हैं वो दूसरी बात है। तो मेरे ख्याल में दोनों पार्टी कोशिश करेंगी कि वो ऊपर आए। तो मेरे ख्याल में उम्मीद और जो तवक्को है वो तो जरदारी साहब की भी है, उनकी पार्टी का बंदा जो है वो वज़ीर आज़म बने। मियाँ साहब तो वैसे ही एश्योर्ड है, लेकिन अब देखना ये होगा कि बात किससे हुई है और वादा किससे किया गया था, ये एक बड़ा फैक्टर है मेरे ख्याल में। बिल्कुल सही बात है, ये एक फैक्टर हमें नज़र आ रहा है। और जिस तरह से नाजरीन हम सारी सिचुएशन देख रहे हैं, इसमें बिलावल साहब ने इंटरनेशनल मीडिया को जो एक इंटरव्यू दिए उसमें बड़ा अहम उन्होंने एक स्टेटमेंट दी, और स्टेटमेंट ये थी कि ये जो प्री डिसाइडेड इलेक्शन का इंप्रेशन देने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने मियाँ साहब के बारे में कहा कि मियाँ नवाज शरीफ ये वोटर्स के लिए बड़ा मायूस कुन है, और ये वोटर्स को एक तरह से डिसअपॉइंट करने के लिए और असरअंदाज होने की कोशिश है इलेक्शंस पर। तो उनका ये दावा, ये इल्ज़ाम किस हद तक दुरुस्त है, ये सवाल भी मैं अपने पैनलिस्ट के आगे रखूँगी। नज़ीर लगारी साहब, ये आप समझते हैं कि वाकई ऐसा इंप्रेशन दिया जा रहा है, ये बिलावल साहब सही कह रहे हैं? नहीं, इम्प्रेशन कहाँ, कौन नहीं फील कर रहा है इस इम्प्रेशन को? कौन है इस मुल्क के अंदर, कोई वोटर, कोई एनालिस्ट, कोई सियासतदान, कोई एक बाशऊर इंसान क्या नज़र नहीं आ रहा है कि जब वो लंदन से रवाना हो रहे हैं तो एयरपोर्ट पर पाकिस्तान का हाई कमिश्नर उनको सी ऑफ करने के लिए मौजूद है। यहाँ दुबई में आते हैं तो ऑफिशल्स यहाँ पर मौजूद हैं, वहाँ से यहाँ पहुँचते हैं तो एक कन्वेक्टेड शख्स जो है जब पहुँचता है तो पूरे एहतराम के साथ और प्रोटोकॉल के साथ जहाज़ को एक जगह रोका जाता है, फिर वहाँ से उनको लाहौर लाया जाता है, लाहौर में जलसे आम में जाकर खिताब कराया जाता है। क्या ये सब क्या था? क्या तारीख में कभी ऐसा हुआ है? आज तक ये बताएं कि ऐसा हुआ है कि जो 4 हफ्ते की 50 रुपए की ज़मानत पर गया हो और वो 4 साल के बाद वापस आ रहा हो तो सिस्टम जो है वो वेलकम कर रहा हो और सारे मिलकर खैर मकदम कर रहे हैं। तो और क्या होता है? प्री डिसाइडेड चीज़ किसको कहते हैं? इसी को तो कहते हैं ना कि सब कुछ पहले से तयशुदा है। हम यही अर्ज कर रहे हैं कि ये सारी चीज़ें अगर लोगों की आंखों में धूल झोंकना है और उनके अक्लों पर पत्थर फेंक रहे हैं तो मार लें, जो भी करना है कर लें। लेकिन लोग तो यही समझ रहे हैं रिजल्ट ये इलेक्शन डिसाइड हो चुका है और ये तासुर है। और इस तासुर के बरक्स बिलावल ने पूरे तौर पर कंपेन किए, पूरे पंजाब में उनसे बड़े जलसे भी किए हैं। आपने देखा है कि फैसलाबाद का जलसा, उनका आज का जलसा और उनका जलसा जो है वो कितना उसका फ़र्क था। उसके बावजूद अगर ये कहा जाए कि जनाब ये सारा कुछ रायगां जाएगा और बिलावल को कुछ भी नहीं मिलेगा, भाई वही सीटें होंगी रहम यार खान मुजफ्फरगढ़ की और ये सारा कुछ इस तरह से और वो नहीं जाएंगे, तो इसका मतलब ये है कि इलेक्शन पहले तय हो चुके हैं, कहीं ना कहीं इलेक्शन बनाए जा रहे हैं। ये इंप्रेशन देने की कोशिश तो की जा रही है। डॉक्टर फिजा, आप भी समझती हैं इंप्रेशन देने की कोशिश? क्योंकि इजलास तो मियां नवाज शरीफ साहब ने पावर के जो क्राइसिस है उस हवाले से भी कॉल कर लिया, पहले से ही सब चीज़ें चल रही हैं। अच्छा, ये ज़रा गौर कीजिएगा, सिर्फ इस बार नहीं चल रहा 2024 के इंतखाबात के लिए। हम तो जब से इलेक्शन देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बाकी तमाम हमारे सीनियर्स हैं, लगारी साहब ने बड़े इलेक्शंस कवर किए बतौर सीनियर सहाफ़ी, एहतशाम साहब हमारे सामने हैं, हमारे दूसरे तजियाकार भी बैठे हुए हैं, तमाम लोग हमसे सीनियर हैं और वो ज़्यादा बेहतर समझते हैं कि ये कोई नई कहानी तो नहीं है। हर दफ़ा कहा जाता है कि जी कोई पार्टी फेवरेट है, कोई पार्टी लाडली है, किसी के लिए ज़्यादा माहौल बनाया जा रहा है, किसी को ज़्यादा माहौल फराम किया जा रहा है, किसी के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड ज़्यादा है, किसी के लिए कम है, और कहीं ना कहीं पार्टियाँ गिले करती हुई नजर आती हैं। फिर इंतखाबात के बाद मैंने अपने होश में जितने इंतखाबात देखे हैं, आपने जितने देखे होंगे, बाकी तमाम लोग अग्री करेंगे कि मुझे नहीं लगता कि किसी भी इंतखाब के बाद किसी ने मिनुअन जो इंतखाबात के रिजल्ट्स हैं उनको एक्सेप्ट किया हो, किसी ने अपनी हार एक्सेप्ट की हो। बचपन में पढ़ते थे ना स्पोर्ट्समैनशिप स्पिरिट, वो तो मुझे कहीं नजर नहीं आती है। हारने वाला हमेशा कहते हैं धांधली होगी, तारीखी धांधली होगी, जीतने वाला सिर्फ जीतने वाला खुश होता है। 2018 में यही माहौल क्या आपको पीटीआई के लिए नजर नहीं आ रहा था? पीटीआई के लिए सिलेक्टेड के अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए जा रहे थे? पीटीआई के हवाले से क्या गुफ्तगू की जाती थी बाकी पार्टियों की जानिब से? आप देख लें कि आज जो नून लीग को लाडला कह रहे हैं और जो पीटीआई कह रही है कि पीटीआई के साथ जानिबदारी की जा रही है, पीटीआई को कॉर्नर करने की बाकायदा साजिश है, उनको तमाम जो इदारे हैं, इलेक्शन कमीशन आप देख लें, अदलिया, किसी पर भी एतमाद नहीं है। फैसलों पर तनकीद की जा रही क्योंकि उनको लगता है कि इस बार उनके लिए माहौल सही नहीं है। तो कभी कोई लाडला कंसिडर हो जाता है, कभी किसी के साथ लगता है कि ज्यादती हो रही है। तो मेरे ख्याल से सिलसिला रुक जाना चाहिए। मैं इसके बहुत ज़्यादा खिलाफ हूँ कि जो माहौल है आपके सामने है, अगर बिलावल साहब जलसे कर रहे हैं, नून लीग अपनी स्ट्रैटेजी पे चले, बाकी तमाम जमातें अपनी स्ट्रैटेजी पे चलें, वोट के दिन का इंतजार किया जाए और जो रिजल्ट आएगा उसको मिनोन एक्सेप्ट किया जाए, आगे बढ़ा जाए। यहाँ पे तनकीद कर दी जाती है, शफाफियत को सवालिया निशान पहले से बना दिया जाता है। ओके, एहतशाम साहब, अगर ये इंप्रेशन है तो वाकई क्या वोटर इससे मुतासर होगा, मायूस हो जाएगा कि पहले से अगर सब चीज़ें डिसाइड है, रिजल्ट डिसाइड है, तो हम क्या वोट करने जाएं?
देखिए आमना इम्प्रेशन तो अब हकीकत में बदल गया है, बड़े खूबसूरत तरीके से नज़ीर लगारी साहब ने बता दिया है। पाकिस्तानी तारीख़ में हमने हमेशा यही देखा है कि पता चल जाता है कि जी किसने आना है किसने नहीं आना, लेकिन जितने ब्लेटेंट और ओपन अंदाज में इनको लाया गया और जिस तरीके से मैदान सजाया गया और बड़ा एक जिसको कहते हैं फोरगॉन कंक्लूजन सबको बता दिया गया कि भाई इन्होंने ही आना है, वो शायद आज ये उनके लिए एक मुसीबत बन जाए ये बात कि जी लोगों ने तो कहना शुरू कर दिया सब कुछ तय है। और ज़ाहिर है इसको उनके ओपोनेंट्स बड़े खूबसूरत तरीके से बिलावल भुट्टो तो इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको करना भी चाहिए। लेकिन असल बात इस सारे मामले में ये है कि बिलावल भुट्टो साहब लाख मेहनत कर लें, लेकिन जिस अंदाज से अब देखने एक मुद्दत से आमना माज से पंजाब से वो चले गए हैं, जिस तरीके से माजरत के साथ 2-3 दफ़ा बड़े ओकेजन आए कि जरदारी साहब को कहा गया, मुझे अच्छी तरह याद है कि उन्होंने कहा था अपने क्या कहते हैं एतजाज़ एहसन ने कहा, कायरा साहब ने कहा, उसके बाद लतीफ़ खोसा साहब ने कहा, इसी तरह कुछ और लोग हैं, उन्होंने कहा जी जरदारी साहब आप बैठ जाएं, इनकी एक हम दोबारा से लॉन्चिंग करते हैं और पंजाब में इनको लेके आते हैं। लेकिन जरदारी साहब नहीं माने उस तरह। तो मेरा ख्याल है उनको जो नुकसान पहुंच चुका है ना वो इतनी आसानी से दूर नहीं होगा। एक दूसरी बात है कि ट्रेडिशनली आप देख लें आमना कि जब भी चाहे अभी आप देख लें 88 है, 88 के बाद 90 में जो जीत के आए थे PMLN वाले, चाहे 97 में, वो हमेशा पंजाब से जीत के आते हैं। पंजाब की 141 सीटें और ख़ास तौर पे ये जो आपकी सेंट्रल पंजाब की बेल्ट है, ये आपके अटक से लाहौर तक का, यहाँ पे वो उनका वोट बैंक बड़ा तकड़ा रहता है। गुजरांवाला डिवीज़न पिछले इलेक्शन में पूरा का पूरा उन्होंने ले लिया, अभी भी उनका फोकस वही है, जा तो रहे मुख्तलिफ जगहों पे। मेरा अपना ख्याल है कि ये बिलावल के लिए इतना आसान नहीं होगा कि वो पंजाब से लेके और वो हुकूमत बना सकें किसी के बाद। यही बात इस दफ़ा है कि नवाज शरीफ साहब जो डिसकंटेंट लग रहे हैं वो इसलिए लग रहे हैं कि उनको लग रहा है कि जी सिंपल मेजॉरिटी भी नहीं होगी, फिर एक कोलेशन बनेगी और उसमें भांत भांत की बोलियां बोलने वाले होंगे, लिहाजा वो स्टेप डाउन कर रहे हैं। मेरा अपना ख्याल है कि ये एक पोस्चरिंग है जिसको कहते हैं एक झगड़ा करना, ये एक जिसको कहते हैं मैसेजिंग सिग्नलिंग है जी, हम ये कर सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली उनके मफादात ऐसे हैं कि दोनों हुकूमत में बैठेंगे और आप देख लीजिएगा यही होगा। शाह साहब आप कैसे देख रहे हैं ये जो इम्प्रेशन है इसको और ओवरऑल जो इसके बाद असरात हो सकते हैं? एक्सप्रेशन क्या बल्कि प्लानिंग आप देख लें, इनकी अराइवल से लेकर बाद में जिस तरीके से इनकी डिमांड आती रही है तो ये चीज़ें होनी चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट तरीके इंसाफ से बैठ कर छीनना, क्योंकि इससे पहले मेरे ख्याल से दोनों पार्टीज इस मूड में नज़र नहीं आ रही थी कि वो इलेक्शन के लिए जाती। आपने इनकी स्टेटमेंट देखी, कोई लेवल प्लेइंग फील्ड का बहाना कर रहा था, कोई सिक्योरिटी का कर रहा था, कोई स्टिल जो है मजीद डिमांड कर रहा था कि क्या क्या होना चाहिए। लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है मेरे ख्याल में इलेक्शन होने दें, हमारी स्पेकुलेशन, हमारी एक्सपेक्टेशन और जो प्री प्लान तमाम तरीक़ेकार है जिस तरीके से मियां साहब को लाया गया, और मेरे ख्याल में उनको कंपनसेट भी किया जा रहा है, क्योंकि बार बार वो यही कह रहे हैं कि हमने काफ़ी सफ़र किया है और अब हमें कंपनसेट करेंगे। तो इसी वजह से उन्होंने PDM की हुकूमत को डिलीट करने की कोशिश की और लीड की और तमाम मलबा उन्होंने जो है उठाया। अब देखें महंगाई का मलबा भी उठाया, डॉलर इन्फ्लेशन का भी उठाया, तो आया कुछ न कुछ कंपनसेशन तो वो ज़रूर चाहेंगे। इसमें आम चीज़ है कि इलेक्शन के बाद वो छड़ी या यार्ड स्टिक ना जो एक ही छड़ी के नीचे ये तमाम जमा होंगे, इम्पोर्टेंट वो छड़ी है। और मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान की सियासी जमातें हमेशा देखें फिर 2 पार्टी सिस्टम हमें नजर आ रहा है, क्योंकि 2 जमातें एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ रही हैं इस वक्त। बाकी छोटी जमातें हमेशा से जो है वो, चाहे वो MQM है या बलूचिस्तान के अंदर इलाकाई जमातें हैं, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ANP है, QWP है, जमीयत उलमा इस्लाम है, ये तमाम उसी पार्टी के साथ जाएंगे जो हुकूमत बनाएगी। लेकिन इस वक्त जो एक तासुर बिल्कुल वाकई है, मैं नदारी साहब और शाम साहब से बिल्कुल एग्री करूंगा कि तासुर नहीं बल्कि ऑलरेडी लोगों को बता दिया गया है कि आपका नेक्स्ट जो प्राइम मिनिस्टर है वो PMLN से होगा और पीपल्स पार्टी वाकई इसके बाद एक अच्छा मौका है। लेकिन एक जुमला ऐड करूंगा जी, आप किसी भी शाह साहब बात ले कंप्लीट सकते कर लें फिर। जी शाह साहब। जी एक चीज मैं बताऊं, मेरे ख्याल में जो वोट डाला जाएगा वो इतना काउंट नहीं होगा, जो वोट गिना जाएगा वो काउंट होगा। अब देखना ये होगा कि किस पार्टी के वोट ज्यादा गिने जाते हैं और काउंट होते हैं, वो पीपल्स पार्टी है या PMLN है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जी एहतशाम साहब आप जो एक लाइन ऐड करना चाह रहे हैं जल्दी से, फिर हम ब्रेक की जाने पड़ेंगे। मैं एक आज़ाद अरकान की जाहिर शाह ने जो बात की ना, इनकी इंपॉर्टेंस अब बहुत बढ़ जाएगी। देखें 2 डेवलपमेंट कल से हुई हैं। एक तो है कि PTI के लोगों ने, जो कैंडिडेट हैं, उन्होंने कुरान पे हल्फ देने से इनकार कर दिया है कि जी जीतने के बाद हम PTI में शामिल होंगे। ठीक है, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है, उनको भी पता है कि जो रूलिंग पार्टी होती है जीतने वाली, लोग उसकी तरफ जाते हैं।
दूसरी इस हवाले से जो जरदारी साहब का कहा जा रहा है कि जी वो 8 फरवरी के बाद वो तकड़े हो जाएंगे, वो आएंगे, और फिर आपको पता है जिस तरीके से बलूचिस्तान की हुकूमत गिराई उन्होंने, आपको याद होगा, फिर जिस तरीके से चेयरमैन सेनेट को लेके आए थे, तो उनकी एक्सपर्टीज़ ज़बरदस्त है अपने तौर पे, वो एक अलग फैक्टर होगा। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है कि जो आज़ाद अरकान जीत के आएंगे ये बहुत बड़ा फैक्टर बनेगा किसी भी को हुकूमत बनाने में। जी बिल्कुल, व्हीलिंग एंड डीलिंग में तो हम जानते हैं कि जिस तरह से आसिफ अली जरदारी साहब के बारे में बात की जाती है, और जिस तरह से नाज़रीन हम सूरत हाल देख रहे हैं हमारे पैनल के, एक इंप्रेशन तो है, बल्कि काफ़ी हद तक इसमें सदाकत भी है, लेकिन अगेन 8 फरवरी को हक़ राय दही इस्तेमाल करने के लिए निकलना है, सब ने अपना वोट देना है ताकि इस इंप्रेशन को भी तोड़ा जा सके, क्योंकि डेफिनेटली सारी पावर आपके हाथ में है। तो वोट की बड़ी अहमियत है, जिसको हम लोग रद्द कर देते हैं ये सोच के कि प्री डिसाइडेड है। कुछ भी डिसाइड हो रहा हो, आपने जाना ज़रूर है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, तो दीगर टॉपिक्स हमारे पास मौजूद है, उन पर राय देंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। गुज़श्ता रोज़ नाजरीन ये खबर आई थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 5 फरवरी को इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाने जा रही है, जिसके नताइज 6 फरवरी तक आ जाएंगे। फिर ये खबर आ गई कि बानी PTI ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात इलेक्शन तक मुलतवी कर दिए हैं। वैसे तो इलेक्शन से महज 3 रोज़ कबल इंट्रा पार्टी इलेक्शन का इनेकाद भी गैर मंतकी था, और अब इलेक्शन मुलतवी करने की बात भी समझ से कुछ बाला तर रहे हैं, क्योंकि इससे ये तासुर जा रहा है कि या तो PTI शदीद कन्फ्यूजन का शिकार है, या फिर पार्टी फैसले बानी PTI की मर्जी के बगैर लिए जा रहे हैं। तो इस तमाम तर सूरत हाल में हमारे सामने ये सवाल है कि तहरीक इंसाफ का 11th आवर पर इलेक्शन करवाने का फैसला दुरुस्त था या मुलतवी करने का फैसला दुरुस्त था। ये सवाल लेकर मैं बढ़ूंगी अपने पैनलिस्ट की जानिब। किस तरह से देख रहे हैं ज़ाहिर शाह शराजी साहब, ये जो पहले इलेक्शंस की बात करना कि इंट्रा पार्टी इलेक्शंस होने जा रहे हैं, फिर मुलतवी करना, ये हो क्या रहा है बेसिकली? देखिए, अगर इसमें टेक्निकल सा मसला है, PTI ने ज़रूर एक कोशिश की कि वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने के बाद किसी तरीके से इलेक्शन कमीशन के पास दरख्वास्त देंगे और उनको एज ए पार्टी की हैसियत जो है वो बरकरार रहेगी और इंटैक्ट रहेगी। देखिए, इलेक्शन एक्ट 2015 को अगर हम देखें तो उसमें अगर इस किस्म का कोई इंट्रा पार्टी इलेक्शन होता भी है किसी पार्टी का, तो वो इस इलेक्शन पे जो है असरअंदाज नहीं होगा, क्योंकि इलेक्शन का रिजल्ट जब ये लेके जाएंगे इलेक्शन कमीशन के पास जाते, तो 7 दिन के अंदर अंदर जो है इलेक्शन कमीशन ने उसकी स्क्रूटनी करनी थी और उसकी असेसमेंट के बाद उन्होंने फैसला करना था कि वाकई तहरीक इंसाफ को बस हैसियत पार्टी एज ए PTI दोबारा बैट का निशान दिया जाना है या नहीं देना था। तो ये एक स्क्रूटनी का अमल जो था वो 7 दिन के अंदर करना था। अब 6 तारीख को अगर इलेक्शन का रिजल्ट 5 तारीख को अनाउंस करते, उसके बाद ये इलेक्शन के लिए जाते, तो मेरे ख्याल में इस वक्त जो है वो किसी भी तरीके से फ़र्क ना पड़ता अगर ये इलेक्शन होता भी, क्योंकि ये इलेक्शन 2024 गुजर चुका होता और अगले इलेक्शन के लिए PTI को बहैसियत पार्टी जो है वो एक्सेप्ट करना ना करना वो इलेक्शन कमीशन की जवाबदेही करता है। दूसरा, 2017 का इलेक्शन एक्ट तो बड़ा वाज़े तौर पे आमना बताता है कि जी इस सूरत हाल में आप क्या कर सकते हैं। आपने देखा कि इनको 3 दफ़ा टाइम दिया गया इलेक्शन कमीशन की तरफ से, इन्होंने इलेक्शन नहीं करवाया, जो गलती की फिर उनको भुगतना पड़ा। और फिर इस पर तो आप और मैं चाहे लाख कुछ कहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कह दिया कि जी आपने रूल्स फॉलो नहीं किए, जिस तरीके से इलेक्शन करवाना था आपने नहीं किए। और दूसरा आमना ये अकबर बाबर साहब जो है ना, इनके जो बुनियादी रुकन ना वो उनकी जड़ों में बैठ गए। आज भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है इनके खिलाफ। अब देखें ना, जितने वकील लोग इकट्ठे हो गए हैं, लॉ पॉइंट से आइन के पॉइंट से इन्होंने कभी मामले को डिस्कस नहीं किया। ये सिर्फ ये देखते हैं लोग हमारे साथ हैं, पोलिटिसाइज हो गए हैं लोग, जैसे हम चाहेंगे कर लेंगे, तो इसका बड़ा नुकसान हुआ। दूसरी बात यह कि ये जो जल्दी करने की वजह थी ना, एक तो यह कि सेनेट के इलेक्शन होने, उसके लिए 3 दिन का टाइम दिया जाता है कि जी आप किसी पार्टी में शामिल हो जाएं, आज़ाद अरकान। वैसे तो कोई कतगन नहीं है, आप किसी वक्त भी शामिल हो सकते हैं। उनको शायद अंदाज़ा हो गया है कि भाई ये आज़ाद अरकान जीतने के बाद पता नहीं किस तरफ जाएंगे। मेरा ख्याल है एक शदीद एक दफ़ा फिर बड़े कन्फ्यूजन से PTI गुजर रही है, लीडरलेस है, लोग नहीं हैं, फर्स्ट ईयर के लोग, सेकेंड ईयर के, थर्ड ईयर के नहीं है। मेरा ख्याल है ये वो जिसको कहते हैं ना गाना के सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या हुआ, अब फ़ायदा नहीं है। अब जो गलती डैमेज डन हुआ है वो वापस नहीं आ सकता। पार्टी सूरत हाल ऐसी बन चुकी है। शाह साहब, आप कुछ कहने वाले थे, सॉरी मैंने आपको इंटरप्ट कर दिया, उस वक्त वो कंप्लीट कर दे मुख्तसरन।
देखिए, जैसे शाम साहब ने कहा कि पार्टी के अंदर टूट-फूट बहुत ज़्यादा हो गया। आप बोलते हैं पेशावर के अंदर, दूसरे इलाकों के अंदर ऐसे लोग हैं जो कि पीटीआई की चेयरमैनशिप के लिए कंटेस्ट करने के लिए तैयार हो गए थे। किसी ने जो है उनकी फॉरवर्ड तंजीम बना दी, किसी ने जैला तंजीम बना दी। तो मेरे ख्याल में पीटीआई मजीद जो है वो उस वक्त टेटरिंग का शिकार होती अगर वाकई ये इलेक्शन होता। और देखें, इलेक्शन कमीशन ने तो वाज़ेह तौर से कह दिया कि अगर इलेक्शन होता भी है तो फ़ायदा उसका कुछ नहीं था। तो मेरे ख्याल में शायद ये विड्रॉल उनके हक में काफ़ी बेहतर साबित होगी। जी लगारे साहब, मेरा ख्याल है कि वक्त उनके हाथ से इस वक्त तो इस इलेक्शन में तो निकल चुका है, और इस वक्त ज़रूरत इस अमर की है कि इस गलती की इस्लाह जो है ये इस वक्त करने की कोई तुक नहीं बनती है। बहुत सी गलतियाँ जिनकी और इस्लाह हो सकती है, बहुत चीज़ों को ठीक किया जा सकता है, और कम अज़ कम अपना नए दोस्तों को कांटेक्ट किया जा सकता है। ये नहीं है कि जिन लोगों को आप पसंद नहीं करते हैं उनके साथ आप जाकर बात करें, लेकिन बहरहाल पूरे पाकिस्तान के अंदर ऐसे लोग तो नहीं हैं सारे के सारे जिनके साथ आप बात करना गवारा ही ना करें। ऐसे लोग तो होंगे ना जिन लोगों ने आपके ख़िलाफ़ कभी कुछ नहीं कहा है और आपके साथ अलग होने के बाद भी कोई बात ऐसी नहीं की है। ऐसी जमातें मौजूद हैं, कोई ऐसा इशू नहीं था कि अगर आप उनके साथ राब्ते में होते। लगता तो सही ना कि आप किसी न किसी हद तक एक सियासी अमल में शरीक दीगर फ़रीक़ैन को तस्लीम भी करते हैं, उनके साथ बात भी करते हैं। और अब इसमें क्या है, जब आप दोबारा जा रहे हैं उस पार्टी इलेक्शन की तरफ, तो आप पिछले काम को आप अनडू कर रहे हैं कि भाई जो गलत हो गया था वो आप भी मान रहे हैं कि गलत हो गया, और फिर ये कि ये भी आप मान रहे हैं कि जनाब जो इस वक्त अहदेदार हैं वो भी आपके एतमाद पर नहीं है, चाहे वो सिंध का या बलूचिस्तान का या खैबर पख्तूनख्वा का या पंजाब का कोई सदर, सरायकी बेल्ट का कोई सदर मुंतखब हुआ है, या आपका मरकज़ में जो लोग आए हैं आप उनके ऊपर ट्रस्ट करते हैं या नहीं करते हैं। ये भी एक सवाल पैदा होता है कि आप शायद इस सारी सूरत हाल में कंफ्यूज हैं। मेरा ख्याल ये है कि अब भी करने के बहुत से काम हैं। मैं समझता हूँ कि अब भी ऐसा नहीं है सब कुछ ख़त्म हो गया है और सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन वो जो कुछ बाकी है और बहुत कुछ बाकी है उसको अपने लिए अपने हक में करने के लिए उन्हें बहुत कुछ नए सिरे से सोचना होगा, बहुत सी चीज़ें करनी पड़ेंगी। डॉक्टर फिजा किस तरह से देख रही हैं, ये क्या कन्फ्यूजन क्या है बेसिकली? देखिए, पीटीआई की बहुत सी गलतियों और जल्दबाजियों की तरह एक जल्दबाजी थी, गलती थी। इंट्रा पार्टी इंतखाबात एक मामला बन के रह गए। पहले अगर आप रूल्स को, रेगुलेशन को फॉलो कर लेते, रूल्स को फॉलो कर लेते तो यहाँ तक मामला पहुँचते हैं ना। अपनी गलती माननी नहीं है, अपने गिरेबान में झांक के देखना नहीं, कभी इलेक्शन कमीशन पर तनकीद, कभी अदलिया के खिलाफ महाज खोल लेना, कभी जजेस की किरदार कुशी शुरू कर देना, फिर अपने सोशल मीडिया ट्रोलर्स को, वॉरियर्स को यूज़ कर लेना। इन तमाम इस सूरत हाल में अब ये हो भी जाता इंतखाबात सब, इसका कोई फ़ायदा नहीं था। जैसे कि बाकी तमाम तीनों पैनलिस्ट ने कह दिया, जो अब शाम साहब ने बड़ी एक अहम बात की कि सेनेट इंतखाबात, उन्होंने इसका हवाला दिया और 3 दिन के अंदर अंदर आपने पार्टी का इंतखाब करने का, आप इस पार्टी को ज्वाइन करेंगे। ये हुस्न इत्तेफाक कह लें एहतशाम साहब, उसने इत्तेफाक कह लेना कि सेनेट के इंतखाबात का भी वक्त अब आ रहा है और 3 दिन आपको ज्वाइन करने के लिए लगने। और साथ उन्होंने बड़ी एक अहम बात की है, वो जरा दोबारा नाज़रीन तक पहुंचाएं कि जो आपने बात की इत्तेशाम साहब हलफ लेने वाली कि पीटीआई ये जो आज़ाद उम्मीदवार है ये हलफ देने के लिए तैयार नहीं है। ये उनके लिए बड़ी मुश्किल है कि वो पीटीआई को ज्वाइन करेंगे। फिर जरदारी साहब बड़े मुतहरिक हैं, स्मार्ट मूव के बादशाह कह लें, आप मुफाहमत के बादशाह कह लें, वो बड़े मुतहरिक हैं कि वो बड़ी मुलाकातें करें आज़ाद उम्मीदवारों के साथ। तो आज़ाद उम्मीदवार जो हैं, फिर एक सवाल है अपने पैनलिस्ट साहब प्लीज़ ये भी पूछेगा कि जिससे हम अक्सर कहते हैं कि मंडियाँ सजेंगी, रेट लगेंगे, तो क्या वाकई आज़ाद उम्मीदवारों के रेट लगने का सिलसिला शुरू होने जा रहा है कुछ दिनों के बाद? जी बिल्कुल ठीक, आपने इस जानिब तवज्जो दिलाई है कि ये तो हम सभी फिजा इस बारे में जानते भी आए हैं, क्योंकि जिस तरह से जलसों में खुलेआम ये बातें हो रही हैं कि आज़ाद पर सबकी नजरें हैं, कोई नहीं है ना कैसा होता है। लेकिन जिस तरह से इस बार खुलेआम जलसों में बात की जा रही है कि जी आज़ाद पर सबकी नज़रें हैं, आज़ाद हमारे साथ आ जाएंगे, तो वहाँ से काफ़ी चीज़ें जो है एंटिसिपेट की जा सकती हैं। तो हमारे पैनलिस्ट की राय सामने आ चुकी है। जिस तरह से नाज़रीन हम देख रहे हैं कि जो इलेक्शंस होने जा रहे हैं इसमें एक यूनिक चीज़ हमारे सामने आई है, वो आपके सामने रख देते हैं। इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत सियासी जमातें कौमी और सूबाई असम्बलियों के आम इंतखाबात में कम से कम 5% ख़वातीन उम्मीदवार नामजद करने की पाबंद है, लेकिन देखने में ही आया है कि ज़्यादातर ख़वातीन को सिर्फ खानापुरी या कोटा पूरा करने के लिए ही टिकट जारी किए जाते हैं। मगर 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात इस हवाले से भी मुनफरिद हैं कि इसमें ख़वातीन उम्मीदवारों और ख़वातीन वोटर्स की तादाद में नुमाया इजाफा देखने में आया है, जो कि खुशाइंद है। कौमी असम्बली की जनरल नशिस्तों पर 471 ख़वातीन मैदान में है, जिनमें इस्लामाबाद से 26, खैबर पख्तूनख्वा से 39, पंजाब से 277, सिंध से 110, बलूचिस्तान से 19 ख़वातीन इस बार हिस्सा ले रही हैं, जबकि नए रजिस्टर्ड 2 करोड़ 25 लाख वोटर्स में से 1 करोड़ 25 लाख वोटर्स ख़वातीन हैं। 2018 में वोटर्स का सिनफी फ़र्क
11.8% था, जो अब 7.7% हो गया है। तो ये कुछ स्टैट्स थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए, बड़े इंटरेस्टिंग थे। सवाल यहाँ पर ये उठता है कि ख़वातीन उम्मीदवारों का इंतखाबी मैदान में आगे आना कितना खुशाइंद है, हमारे पैनलिस्ट इसको कैसे देख रहे हैं, और मुल्की मामला संभालने में कितना अहम ख़वातीन कर सकती हैं, मर्दों की निस्बत मुल्की मामला बेहतर चला सकती हैं ख़वातीन या नहीं। इन सवाल का जवाब देने के लिए मैं पहले डॉक्टर फ़िज़ा की जानिब भी बढ़ूँगी। एक बीइंग खातून, इसको किस तरह से देख रही हैं फ़िज़ा? मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि आप मुझसे ही शुरू करेंगी, क्योंकि हम ख़वातीन के हवाले से बात करें तो एक खातून से शुरू किया जाए और आप मेरी एक्सपेक्टेशन पे पूरी उतरी हैं आमना। अच्छा, ख़वातीन के हवाले से मैं कहना चाहूँगी बहुत ही खुश आइंद बात है। ख़वातीन किस मैदान में पीछे हैं? आप किसी हॉस्पिटल में चले जाएँ, जितने मर्द हज़रात आपको डॉक्टर्स के रूप में वहाँ नज़र आएंगे, उतनी ख़वातीन आपको बताओ डॉक्टर्स वहाँ पर खिदमात अंजाम देती हुई नज़र आएंगी। आप यूनिवर्सिटीज़ में चले जाएँ, लेक्चरार्स, प्रोफेसर्स, ख़वातीन भी आपको उतनी तादाद में नज़र आएंगी जितनी बड़ी तादाद में आपको मर्द हज़रात नज़र आएंगे। बल्कि मुझे बड़ी खुशी होती है जब मैं किसी डीन के ओहदे पर किसी खातून को देखती हूँ, प्रिंसिपल को खातून, या फिर आप हेड ऑफ द डिपार्टमेंट किसी खातून को देखते हैं। हमारी खवातीन लॉयर्स भी हैं, हमारी खवातीन फोर्सेस में भी सर्व कर रही हैं, जहाज़ तक उड़ा लेती है खातून। तो खातून को हल्का तो बिल्कुल लेना छोड़ दिया जाए, लेकिन पार्लियामेंट में जो नुमाइंदगी होनी चाहिए खवातीन की, उसमें खवातीन की नुमाइंदगी, उसकी तादाद में इजाफा बड़ा खुश आइंद है, क्योंकि जहाँ पर कानून साजी हो, जहाँ पर हमारे मुस्तकबिल के फैसले हों, वहाँ पर खवातीन की तादाद अगर ज़्यादा होगी तो, क्योंकि बहुत से इशूज़ ऐसे होते हैं जिनको खवातीन ही बेहतर तरीके से समझ सकती हैं, हाईलाइट करती हैं। फिर इसके साथ साथ हम ये बात भी मेरे ख्याल से मैं ऐड करना चाहूँगी यहाँ पे कि तमाम मुस्लिम ममालिक में ये एजाज़ हमारे प्यारे वतन पाकिस्तान को हासिल है कि पहली मुस्लिम खातून वज़ीर आज़म हमारे यहाँ बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहिबा ही बनी थी। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा हमारी पहली खातून मुस्लिम वज़ीर आज़म के तौर पे सामने आई थी। अच्छा, घरों में भी आप देखें कि ख़वातीन की चलती है, ख़वातीन मशवरा भी बहुत अच्छा देती हैं। वज़ीर आज़म या किसी भी ओहदे के बंदे अपनी ख़वातीन से मशवरा लेते हैं, लेकिन यहाँ मैं कहना चाहूँगी कि ख़वातीन से सिर्फ मशवरा लें, ख़वातीन को मुर्शिद कभी ना कहें। इंटरेस्टिंग। शाह साहब, आप कैसे देख रहे हैं? मैंने डॉक्टर साहिबा की बात बड़ी दिलचस्प थी, लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारी कोई भी सियासी जमात वुमेन एम्पावरमेंट के हक में बिल्कुल नहीं है। अब अगर आप जैसे आपने स्टेटिस्टिक दी कि जी तकरीबन 39 KP से खवातीन जो है वो इस दफ़ा ओपन सीट्स पे इलेक्शन लड़ रही हैं। आप बड़ी हैरान होंगी कि पेशावर की खातून इलेक्शन चतराल से लड़ रही है और दीर की खातून इलेक्शन लड़ रही है पेशावर से। तो आप देखें कितना हमारी सियासी जमातों का जो खानापुरी का जो फैक्टर है ना 5% का, वो आप देखें इलेक्शन एक्ट 2017 ने वाकई ये किया। हालांकि 10% की डिमांड सिविल सोसाइटी और डेवलपमेंट सेक्टर के लोगों ने की थी, ह्यूमन राइट्स वुमेन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन 5% की बात हुई और ये बिल्कुल खानापुरी है। अब बड़ी दिलचस्प बात है कि जितनी खवातीन ओपन सीटों पर कंटेस्ट कर रही हैं, अगर आप देखें तो यही खवातीन जो है वो नॉमिनेट हुई है जो खवातीन की रिजर्व सीट्स है। तो आप मुझे ये बताइएगा कि एक घरेलू खातून कैसे इतने पैसे लगा के उस पार्टी के लिए इलेक्शन लड़ेगी? रिहाइश उसकी पेशावर की है, डोमिसाइल उसका पेशावर का है, और उसको 500 किलोमीटर दूर जाके ओपन पे सीट दी गई है कि आप पीपल्स पार्टी के लिए इलेक्शन लड़ें, फिर आप ANP के लिए इलेक्शन लड़े। इस वक्त अगर देखें लिटरली मेरे ख्याल में पार्टीज के अंदर ना तो जमहूरियत है और ना वो खवातीन को किसी भी तरीके से पावर करते हैं। दूसरा देखिए, रिजर्व सीट पे आपने खवातीन को बिल्कुल लिमिट कर दिया, आपने तादाद तो ज्यादा कर दी, लेकिन ऐसे भी हमने देखा कि पिछले इलेक्शंस में रिजर्व सीट पे जाने से पहले, वोट टेकिंग से पहले कुछ बाकायदा रिजिग्नेशंस लेके पार्टी हेड जो है अपने पास रखता है। फिर आप असेंबलीज के अंदर उनका रोल देखें, जितने डेवलपमेंट फंड्स हैं खवातीन लेजिस्लेटर्स के, वो पार्टी हेड यूटिलाइज करता है। ये तहरीक इंसाफ ने भी किया, ये पीपल्स पार्टी ने भी किया, ये अवामी नेशनल पार्टी ने भी किया। तो मेरे ख्याल में देखिए, अब इलेक्शन एक्ट के अंदर जो अमेंडमेंट वाकई हुई हैं, खवातीन या जो दूसरी वुमेन राइट्स के ऑर्गेनाइजेशन से, उन्होंने बार बार इस चीज़ को उठा रही हैं। और देखिए, इलेक्शन मॉनिटरिंग के अंदर खवातीन का रोल अभी आप देखेंगे कि जब इलेक्शन होगा तो क्या खवातीन वोटर्स को उतनी ही जो है वो फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी कि वो वोट डालें? क्या वो बाहर निकलेंगी? अब आप दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कि आप सर्टेन अमाउंट ऑफ 10% से अगर रेशो कम होगी वोटर्स की खवातीन की, तो आप उस इलेक्शन को नल एंड वाइड करार देंगे। शांगला में ऐसा हुआ, इसके अलावा मर्दान और कुछ ऐसे एरियाज के अंदर जो रीपोलिंग भी हुई। लेकिन हमने ये देखना होगा कि वाकई सियासी जमातें वुमेन एम्पावरमेंट और खवातीन को रोल देना चाहती हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, आपने जिस तरह से बात की। लगारे साहब, इस बार तो हम ये भी बड़ा सोशल मीडिया पर जो देख रहे हैं कि छोटी छोटी बच्चियाँ और उसके बाद उम्र रसीदा ख़वातीन जाके डोर टू डोर मुहिम कर रही हैं, चाहे अपने जानने वाले की कर रहे हो, चाहे ख़ुद के लिए कर रहे हो, लेकिन ये बड़ा खुशाइंद है। जी, ये पहले होता था लेकिन इतने बड़े पैमाने पर नहीं होता था। अब
ख़वातीन कंपेन भी कर रही हैं, ख़वातीन इलेक्शन लड़ रही हैं, ख़वातीन सियासी अमल में शरीक हो रही हैं और तमाम पार्टियों के अंदर से इस दफ़ा एक बड़ी खेप है जो सियासत में आ रही है। और मेरा ख़्याल ये है कि अगर इस हाउस में कोई 15-20 अरकान ख़वातीन जो है मुंतखब होकर आती हैं एज मेंबर ऑफ द नेशनल असम्बली, तो मैं समझूंगा कि ये बहुत बड़ी बात हो गई है। और 20% मुझे 10% भी मुझे ज़्यादा लग रहा है। अगर 20 ख़वातीन आती हैं या 20-25 ख़वातीन आती हैं और आकर हाउस में बैठती हैं और डायरेक्ट वोट लेकर आती हैं, तो मैं इसको समझूंगा कि पाकिस्तानी खातून जो है वो बहुत आगे बढ़ गई है। पाकिस्तानी ख़वातीन ने सियासत में एक अच्छा मकाम हासिल कर लिया और इसके इम्कानात हैं किसी हद तक के एक पंजाब से भी, सिंध से भी और खैबर पख्तूनख्वा से भी ख़वातीन जीत सकती हैं, इलेक्शन लड़कर आ सकती हैं। अल्लाह करे कि बलूचिस्तान से भी ऐसा हो, लेकिन ये कि इसका आना बहुत अहम है, इसलिए कि खातून से रिलेटेड जो भी इश्यूज़ होते हैं ना वो एक दूसरी तरह से उठाए जाते हैं, इसलिए कि मर्द उठा रहे हैं वो मसाइल को, वो उनका मसला जो है उसकी गहराई तक समझने के लिए खुद ख़वातीन का अपना मसला खुद बयान करना ज़रूरी है। और जब लेजिस्लेशन होती है तो उसमें खातून का पॉइंट ऑफ व्यू मिसिंग होता है, इसलिए कि खातून की तरफ से ये पॉइंट ऑफ व्यू पेश नहीं होता है। ये होना चाहिए जब आप एक उम्र मुतय्यन करते हैं कि शादी की एक उम्र होनी चाहिए, एजुकेशन कैसे होनी चाहिए, बच्चों को कैसे वो ट्रीटमेंट कैसा मिलना चाहिए, सोसाइटी में कैसा होना चाहिए, फैमिली में कैसा होना चाहिए, तो इसके लिए तो ख़वातीन का पार्लियामेंट में होना, ऐवान में होना बहुत ज़रूरी है। मेरा ख्याल है कि इस दफ़ा अच्छा होगा। जिस तरह इमोशनली कनेक्टेड ख़वातीन एक दूसरे के साथ होती हैं, उस तरह से दूसरा जो सामने जो मर्द हज़रात हैं उस तरह से शायद वो फील ना कर पाते हो। ये मेरा अपनी खुद की राय है। एहतशाम साहब, आप कैसे देख रहे हैं? ये बड़ा खुशाइंद भी है और आप समझते हैं कि इस बार ऐवान में खुशगवार तब्दीली भी आप देखेंगे ख़वातीन की सूरत में बड़ी तादाद में? देखिए, हमने फ़िज़ा ने कहा है कि अब तो ख़वातीन की घरों में भी चलती है, तो मैं एडमिट करता हूँ कि मेरे घर में तो मेरी नहीं चलती आमना, ठीक है। और शायद लाइटर नोट। दूसरी बात यह है कि देखें, ये अब तक तो यही है कि हम देख रहे हैं कि 60 सीटें जो मखसूस नशस्तों वाली हैं, उसके अलावा जनरल सीटें भी हैं। डेफिनेटली हम देख रहे हैं पूरे पाकिस्तान में सारे सूबों से बढ़ चढ़ के ख़वातीन हिस्सा ले रही हैं। और देख रहे हैं 6 करोड़ से ज़्यादा जो है ना वो 18 से 30 साल के वोटर हैं, आधी ख़वातीन है, तो ज़ाहिर है वो उनको भी बड़ी अच्छी तरीके से जो इलेक्शन लड़ रही है ख़वातीन उनको अट्रैक्ट करेंगी। मेरे लिए जो कंसर्न की बात आमना सिर्फ ये है कि हमारे माशरे में माज़रत के साथ जब इलेक्शन लड़ा जाता है ना, तो एक दूसरे के ख़िलाफ़ इस तरह की करैक्टर असैसिनेशन होती है कि खुदा की पनाह। और ये मैं देख रहा हूँ कि ये ख़वातीन को ज़रूर टारगेट करेंगे, उनके ओपोनेंट, उन्हें बिल्कुल ख्याल नहीं आएगा कि वे खातून है, इलेक्शन लड़ रही है, आप उसका मुकाबला करें जिस तरीके से वो आपका मुकाबला कर रही है, पढ़ाई में, लिखाई में, काम करने में आप ज़्यादा बेहतर वो लोगों को सर्व कर सकती है, इस पे बात नहीं होगी। अब ये देखना है कि ये हमारा माशरा, ख़ास तौर पे सोशल मीडिया है जिस तरह इतना आगे आ चुका है, वो ऐसे करने वालों को किस तरह डिस्करेज करता है। सारी दुनिया में आप देख लें, ख़वातीन माशाल्लाह बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं हर मैदान में। हमारे यहाँ पिछले 5, 7, 10 सालों में ये बेहतरी आई है, लेकिन इसको बहुत आगे जाना चाहिए। जिस तरह ख़वातीन पढ़ लिख के निकल के आ रही हैं, क्यों नहीं भाई, हर जगह पर जा सकती हैं, पायलट बन सकती हैं, जूडो कराटे में आपसे और मुझसे ज़्यादा तकड़ी हैं वो, तो क्या चीज़ है उनमें कमी वाली बात है। और असल बात यह है कि सियासी जमातों को अब चाहिए कि वो इनकरेज करें, ख़वातीन को लेके आएँ और उनको जनरल नशिस्तों पर इलेक्शन लड़वाएँ। मखसूस पे तो ठीक है, किसी को भी बिठा देंगे, भेज देंगे, और या माइनॉरिटी सीट पे जिसको लाना ले आएंगे। असल बात यह है कि जनरल सीट पे ख़वातीन का आना, और मेरा ख्याल है सियासी अमल को एक बात बहुत मजबूत करेगी। जी बिल्कुल, बेहद ज़रूरी है ख़वातीन का आना। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि हर मैदान में हमें ख़वातीन इस वक्त दिखाई दे रही हैं, और जिस तरह से जो टैलेंट मौजूद है पाकिस्तान में उसको आगे आना चाहिए। और जहाँ पर एहतशाम साहब बात कर रहे थे सोशल मीडिया की जो अहमियत इस वक्त बढ़ चुकी है, तो जनाब इंतखाबात 2024 में हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया के ज़रिए इंतखाबी मुहिम चलाने के रुझान में खासा इजाफा हुआ है। इंतखाबात के इनेकाद में चंद रोज़ रह गए हैं और सियासी जमातें इलेक्शन मुहिम में मसरूफ़ दिखाई दे रही हैं। आज के सोशल मीडिया दौर में इलेक्शन मुहिम के रवायती तरीक़ों से कहीं ज़्यादा सोशल मीडिया पर मुहिम चलाने को तरजीह दी जा रही है। जदीद दौर के डिजिटल वोटर्स के लिए डिजिटल मीडिया के ज़रिए सियासी मुहिम चलाना इंतहाई अहम हो चुका है। तो इस सारी सूरत हाल में सवाल ये पैदा होता है कि जो सोशल मीडिया कैंपेन है, ये क्या वोटर को कायल करने में किस हद तक अपना किरदार अदा कर सकती है? एहतशाम साहब, आपसे ही आगाज़ करूँगी इस गुफ्तगू का। कैसे देख रहे हैं आप ये सोशल मीडिया कैंपेन, कितनी इफेक्टिव है? 24 करोड़ की आबादी में जो लेटेस्ट फिगर आया है, उसमें आमना के 15 करोड़ जो है ना वो स्मार्टफोन लोगों के हाथ में है। 1 मिनट में आप बैठ के जब आप बात करती हैं, अपनी राय का इज़हार करती हैं, तो करोड़ों लोगों के पास बात पहुंच जाती है। तो ये मेरा ख्याल है ये बहुत बड़ा फैक्टर है। और फिर आप देख लें, हमारे यहाँ तो शायद
ज़रूरत से ज़्यादा वक्त लोग जो है ना वो फ़ोन के इस्तेमाल पे रखते हैं। और जिस तरीके से पॉलिटिकल अवेयरनेस आप देख रही हैं, जिस तरीके से हम देख रहे हैं इतनी तेज़ी के साथ, बावजूद इस बात के कि बहुत पोलिटिसाइज़ है हमारी सोसाइटी हो चुकी है, और जिस अंदाज से चीज़ें आगे जा रही हैं, मजहबी तौर पे भी बहुत आप लोग देखें स्ट्रॉन्ग अपने व्यूज़ रखते हैं, तो इसमें सोशल मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। और बहुत सारे तो लोग कहते हैं कि जी हमें कैंपेन में जाने की ज़रूरत नहीं, हम घर से ही सब कुछ कर देंगे। आपने देखा है बानी पीटीआई जब भी पिछले दिनों कहते रहे हैं कि जी मैं तकरीर करूंगा फलां वक्त में, सारे लोग फ़ोन लेके बैठ जाते थे। तो मेरा ख्याल है ये इसका बहुत बड़ा रोल है और इसको कोई रोक नहीं सकता। हाँ, इस पर जो कदगनें लगनी चाहिए ज़ाती तौर पे आमना, जिस तरीके से इसका गलत इस्तेमाल होता है ना, इसको रोकने की ज़रूरत है। लगारी साहब, मेरे ख्याल में ज़ाहिर एक नए दौर में हम हैं और डिजिटल दौर में हैं। अब डिजिटल डेमोक्रेसी की इस्तेलाह इस्तेमाल होने लगी है और डिजिटल मीडिया की इस्तेलाह इस्तेमाल हो रही है, तो डिजिटल वोटिंग का भी ये होगा कि लोग कंपेन कर रहे हैं और डिजिटल कंपेन तो हो ही रही है और इस तरह से कंपेन की जा सकती है। लेकिन बिल्कुल ठीक कहा है इंतहाई हमारे मोहतरम जनाब शाम साहब ने कि इसका बेजा इस्तेमाल जो है और इसका जो हमारे इथिक्स हैं, जो सोसाइटी के नॉर्म्स हैं, उससे हटकर जो चीज़ें होती हैं वो मुनासिब नहीं है। हमें इसको आम बोलचाल की तरह इस्तेमाल करना चाहिए। हम जब आपस में बैठे होते हैं तो हम एहतियात करते हैं कि हमारे सामने लोग बैठे हैं, उनके सामने हम बदज़ुबानी ना करें, बदकलामी ना करें। तो ये तो चौक है ना, ये चौक पर सारे के सारे लोग जमा हैं। अगर वहाँ कोई बदतमीज़ी और बदतहज़ीबी कर रहा है तो वो ज़ाहिर है बुरी बात है। अगर इससे हट जाएँ और चीज़ें आएँ, आप हक़ाइक़ पर बात करें, आप उससे मंतक से दलील से बात करें तो लोग सुनेंगे। और कंपेन भी इसी का नाम है ना, कंपेन इसका नाम तो नहीं है कि हम गालम गलोच करें। जी जी ठीक है। फिज़ा, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है, सोशल मीडिया का बहुत बड़ा किरदार है। अगर ना होता तो जो तमाम सियासी पार्टियां हैं उनके सोशल मीडिया बाकायदा टीम्स हैं, सोशल मीडिया के डिपार्टमेंट्स हैं, और सबसे मज़े की बात कि खुद पार्टी के जो सीनियर्स हैं जिनमें लीडरान भी शामिल हैं, वो खुद बाकायदगी से इस चीज़ को मॉनिटर करते हैं कि कौन सा ट्रेंड ज़्यादा चल रहा है। तो जो ट्रेंड्स चलते हैं, कभी आप देखते हैं कि किसी के हक में चल रहा है, जलसा हुआ है तो कितना बड़ा जलसा था, कभी किसी के खिलाफ चल रहा होता है, तो ट्रेंड्स ऐसे नहीं बन जाते। लेकिन एक पॉइंट ज़रा ज़ेरे गौर इस पर गौर किया जाए कि इखलाकियात का एक दायरा होता है। इखलाकियात में रहकर भी आप सोशल मीडिया पर कैंपेन्स भी कर सकते हैं, ऑनलाइन जल्द से भी चल रहे, सब कुछ चल रहा है, लेकिन यहाँ पर इखलाकियात से गिर कर किया जा रहा है। उसकी शायद बहुत बड़ी वजह ये कि जो टीनेजर्स हैं या जिनकी पुख्ता सोच नहीं है, ज़्यादातर तादाद उन लोगों की है जो आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे नजर आएंगे, और वो जारी बात है मिर्च मसाला या इस किस्म की जो गुफ्तगू है जिसमें इतना वजन नहीं होगा, उसको ज़्यादा शौक से सुनते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आपको शेयर की ऑप्शन मिलती है, लाइक की ऑप्शन मिलती है, रिसर्च की ऑप्शन नहीं मिलती कि आप रिसर्च करें, आप शेयर करते हैं, आप किसी भी जिसको फैलाए चले जाते हैं। तो उसमें थोड़ा सा इखलाकियात के दायरे में रहकर अगर हो जाए तो बड़ा बेहतर हो जाए। कायल लोग हो जाते हैं लेकिन खुदा ना खास्ता नेगेटिव चीज़ के लिए भी कायल हो जाते हैं क्योंकि सोच समझ की कमी होती है। इसी सोशल मीडिया से हमने देखा कि जिस तरह की कैंपेन्स की जाती गलत बात पे पोजीशन नहीं लेनी चाहिए, बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। ठीक है, शाह साहब आप कैसे देख रहे हैं ये सोशल मीडिया कैंपेन किस हद तक इफेक्टिव है इस बार? ई मीडिया है, जैसे शाम साहब ने कहा, एक और लगारी साहब ने भी, ई मीडिया इस वक्त एक आप समझ रहे एक बड़ा रिवोल्यूशनरी किस्म का मीडिया है जिससे हम मैक्सिमम मास तक जा सकते हैं। और इस दफा आप देखें, हमने देखा कि कोई मास कैंपेन हमें नजर नहीं आ रही जो मकामी कैंडिडेट्स हैं। आप लोकल, अर्बन और रूरल अगर डिवाइड को देखें तो रूरल एरियाज के अंदर भी मकामी तौर पे वेब पेजेस बने हुए हैं, ई पेजेस बने हुए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर जो कैंडिडेट्स हैं वो बाकायदा अपने मैसेजेस यूज करें। तो ये एक बड़ा चेंज ट्रेंड इस दफा हमने देखा है ई मीडिया का जो इस्तेमाल करें। दूसरा एक बड़ी जबरदस्त फैक्टर अगर आपको मैं बताना चाहूँ, इस वक्त जितनी पोलिटिकल पार्टीज हैं सब ने अपनी DSNGs बना ली है। और आप देख रहे हैं अगर बिलावल साहब है, नवाज शरीफ साहब है, या JUIF है, ANP है, अब मुझे नहीं पता कि MQM शायद इस चीज को इस्तेमाल कर रही है नहीं, लेकिन अब उनको कन्वेंशनल मीडिया की भी जरूरत नहीं है। आप देख रहे हैं, हम शाम साहब मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे, भाई साहब भी करेंगे कि अभी हमें यूट्यूब चैनल्स भी बना लिए हैं। जी बिल्कुल, हाँ नहीं, आप देख ले, देखिए हमें आप कन्वेंशनल मीडिया को कांटेक्ट तक नहीं कर रहा। मैं ऑनेस्टली एडमिट करूंगा, मैं पॉलिटिकल पार्टीज के लीडरशिप के पीछे कॉल्स कर करके थक गया हूँ, वो आपको टाइम नहीं दे रही। रीजन इज कि अब उस सिस्टम के तहत वो अपनी मर्जी की कवरेज भी करवा रहे हैं, अपनी मर्जी के कैमरे भी चलवा रहे हैं, और अगर बाकी कुर्सियां खाली हो लेकिन आप उन्हीं के कैमरे को, हमारे कन्वेंशनल मीडिया जो है तमाम टीवी चैनल्स उन्हीं की फीड को उठा रहे हैं। तो मेरे ख्याल में देखिए ये बड़ा चेंज ट्रेंड हुआ है। और जो वाकई मीडिया का इस्तेमाल है तो पॉलिटिकल पार्टी जितनी इफेक्टिवली कर रही है, मेरे ख्याल में पिछले इलेक्शन कुछ ऐड करना चाह रही है
फिजा के तासुरात बता रहे हैं। फिजा क्विकली। मैं सिर्फ ये कहना चाह रही थी कि आजकल तो कुछ सियासतदानों ने वीलॉग्स भी शुरू कर दिए हैं, यूट्यूब पे बकायदा अपने चैनल्स भी बना लिए हैं, सियासत भी कर रहे हैं, हम ना माल भी बना रहे हैं। नहीं, वो कह रहे हैं हम सहाफत भी कर लें जरा। बिल्कुल। और हमने इन इंतखाबात में ये देखा, सहाफियों की कुछ बातों से मगरी नहीं करते सियासतदान, कहते हैं वो, कहते हैं हमारी तारीफें करें, क्रिटिसाइज ना करें। चलें जी, मैं अपने पैनलिस्ट का शुक्रिया अदा करूंगी। एहतशामुल हक साहब, डॉक्टर फिजा, नज़ीर लगारी साहब, जाहिर शाह शराजी साहब हमारे साथ मौजूद थे। और नाजरीन, जिस तरह हम देख रहे हैं कि वाकई जब ये पार्टीज ये बातें करती हैं कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली है, जलसे में हमारी रुकावटें डाली जा रही हैं, तो वहां पर हम दूसरी जानिब देखते हैं कि उन्होंने एक रास्ता भी निकाली है। वर्चुअल जलसा टिकटॉक पे चल रहा है, यूट्यूब पे चल रहा है। तो ये काफ़ी हद तक जो सोशल मीडिया कैंपेन है वो की जा रही है इस बार, लेकिन ये कितनी इफेक्टिव साबित होंगी रिजल्ट्स बताएंगे। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।